हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साथ करंट अफेयर्स की सीरीज में जो हमने शुरू की है पिछले वीडियो से। हमने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन किया था आपको परीक्षा मंथन बुक का, उसी बुक को आज हम आपके साथ लेकर के चल रहे हैं आगे। पहला वीडियो बनाई थी राष्ट्रीय परिदृश्य पे पार्ट 1। आज इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए पार्ट 2 की बात करेंगे। देर ना करते हुए फटाफट जिनके पास किताबें हैं वो अपनी किताबें खोल के बैठ जाएं, और जिन्होंने बुक परचेज नहीं की है कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी पेन लीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, पीडीएफ वाला सिस्टम रखते नहीं है जो पीडीएफ से आप पढ़ते नहीं है। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और यकीन मानिए कि पेपर में आप अपने आप को इतना सहज महसूस करेंगे कि जहां आपके साथी दुनिया भर के कंटेंट पढ़ने के बाद में भी प्रश्न को गलत करेंगे, आप उस कंटेंट को समराइज करके दिमाग में ऐसा बिठा लेंगे कि आपसे प्रश्न गलत होने की संभावना 0.1% रहेगी। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं फटाफट। लास्ट वीडियो जहां छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे उसी तरह से। आज का टॉपिक पहला टॉपिक शुरू करते हैं जो है दोस्तों राष्ट्रीय परिदृश्य के केंद्र में राष्ट्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल में दोस्तों फिलहाल इसकी संख्या 8 हो गई है। ठीक है, फिलहाल इसकी संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। रिसेंटली जो बढ़ा है वो है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, पीएम संगमा जी, नॉर्थ ईस्टर्न पार्टी है ये, इस वजह से इसको याद रखिए। 2013 में इस राष्ट्रीय दल की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, इंपोर्टेंट क्या है इससे, ये तो आप रखेंगे याद, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखो इनके नाम भी आपको बता देता हूं। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम: बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी भारतीय समाजवादी पार्टी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ये राष्ट्रीय दल हो गए। अब इनकी शर्तें क्या है दोस्तों? पॉलिटी में जाइए, पॉलिटी प्रश्न बनेगा ना, ये पार्टी नहीं पूछेगा। यूपीएससी प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। यूपीएससी में अगर इसको रिलेट करके प्रश्न पूछा जाएगा, आप अगर लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं बहुत अच्छी बात है, लक्ष्मीकांत से अच्छी बुक में नहीं मानता पॉलिटी में। आप लक्ष्मीकांत में पीछे देखिए राजनीतिक दल का चैप्टर, वहां जाकर शर्तें पढ़िए या फिर वो क्या शर्तें हैं जिनके आधार पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? पीसीएससी से एग्जामों में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? 8। रिसेंटली कौन शामिल हुआ ये, और प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 इनमें से कोई होंगे और चौथी कोई और होगी। 2 बार इनको रिपीट कर लेना, आपका काम हो जाएगा। वीडियो को रिपीट करके देख लेना जो मैंने इनके एब्रिविएशन को फुल फॉर्म में बताया था वो। ठीक है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, अच्छा एक नया सर्वे आया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में लिखा है इसलिए बता रहा हूं, इससे प्रश्न नहीं बनेगा क्योंकि ये एक एनजीओ है, एक एनजीओ का सर्वे है दोस्तों ये। ठीक है, डेमोक्रेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन करके एनजीओ का सर्वे है, वो ये कहता है कि देखो 2010 से 2019 में आने पर पार्टियों की संख्या दोगुनी हो गई है। पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है? दोगुनी हो गई है 2010 में। ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये एक टोटल पार्टी इंडिया में जो काम कर रही है। छोटी छोटी पार्टी बहुत सारी बन रही है आजकल, तो फेसबुक के नेता बहुत बन रहे हैं। कौन किसका जिलाध्यक्ष है, कौन किसका उपाध्यक्ष है, पता नहीं चलता। आपके शहर में बहुत सारे छोटे छोटे लड़के होंगे जो अपने आप को नेता घोषित कर दिए हैं। ठीक है, देखिए 2010 में 1112 केवल पार्टियां थी, अब 2019 में 2301 पार्टियां हो गई हैं। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट इस वजह से है क्योंकि कई सालों से चलता आ रहा है जल जीवन मिशन शेड्यूल। जल जीवन मिशन कई सालों से कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी जल जीवन मिशन रूरल के साथ में, जल जीवन मिशन रूरल के साथ में हुआ ये था कि दोस्तों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि 15 अगस्त पे भाषण देने का रिकॉर्ड रहा है काफी लंबे समय से, तो आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त 2019 को इन्होंने घोषणा कर दी। अब घोषणा क्या करती साहब? बोले कि देखो 2024 तक हर ग्रामीण के घर पेयजल की, स्वच्छ पेयजल की पहुंच को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, ये मिशन चल रहा है, ऑनगोइंग है। 2019 में घोषणा हुई, 2020 ये ऑनगोइंग मिशन है। अभी रिसेंटली इसमें क्या किया गया है दोस्तों, ये जो है रूरल के लिए था। किसके लिए था? जल जीवन मिशन ग्रामीण, ग्रामीण के लिए मिशन था। 2019 में इसकी घोषणा हुई, 20 से चलने लगा। टारगेट क्या था? 2024 तक सबके लिए पेयजल की उपलब्धता कर देना गांव में। ठीक है, चलिए अब इसको अभी रिसेंटली क्या हुआ है दोस्तों कि रिसेंटली शहरी को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि जल जीवन मिशन शहरी। अब इसके लिए टारगेट चेंज कर दिया गया है कि 2026 तक, ठीक है,
नलके का पानी सब तक पहुंच हो, मतलब शुद्ध पेयजल नल का पानी सब तक पहुंच हो जाए, ये इसका टारगेट रखा गया है 2026 तक। ये शहरी है, पहले वाला ग्रामीण था, अब ये ग्रामीण वाले का पूरक बन गया है। तो जब भी आप बात करोगे, अब यूपीएससी प्रश्न बनाएगा जल जीवन मिशन किसको कवर करता है, ऑप्शन ए शहरी क्षेत्र, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, पहले केवल ग्रामीण था। इस तरह से स्टेटमेंट में वो फंसाता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज से और जुड़ता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, ठीक है। एजेंडा 21 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलों की संख्या कितनी 21, उसमें से छठवां गोल है क्या, स्वच्छ जल की उपलब्धता, उसका भी एक पार्ट है, इस वजह से गवर्नमेंट इसको कर रही है। ठीक है, क्योंकि हमने भी पेरिस एग्रीमेंट में क्लाइमेट जो है एग्रीमेंट को साइन कर रखा है। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, समय का अभाव है, करेंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, वरना एसपीजीए के गोल को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए अगर किसी को आवश्यकता हो किसी भी टॉपिक की, आप वीडियो में कमेंट कीजिए कि सर स्पेसिफिकली ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज कर रहा है, आप इस पे वीडियो बना दीजिए, तो उसमें अलग से कर लेंगे। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, आ जाएगा दोस्तों। अभी एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो देखो घोषणा के साथ चीजें धरातल पर आ जाए तो काफी अच्छा है, हमें ये करना भी चाहिए, क्योंकि चीजों की उपलब्धता के लिए गवर्नेंस को कम कर दो, गवर्नमेंट को कम कर दो, गवर्नेंस को ज्यादा कर दो। यही टारगेट है कि मिनिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन काम ज्यादा करे और उस पर वो कम होगा। जैसे कि आपको कोई एक रुपया साइन कराना है, सपोज करिए गवर्नमेंट विभाग में क्या होता है कि मान लीजिए किसी चीज के लिए फंडिंग चाहिए, ठीक है, आपका विद्यालय है, विद्यालय के आप प्राचार्य हैं, तो आपको फंडिंग चाहिए, तो आप लिखित में देंगे साहब ये मेरे को यहाँ पे एक नलका टूट गया, फंडिंग दीजिए। अपर को जाएगा, अपर वाला अपर को लिख के दे देगा फंडिंग चाहिए। कुल मिलाकर के इतनी औपचारिकताएं हो जाएगी, तो फंडिंग आते आते हो सकता है नलके की टोटी टूटी थी और बच्चों ने नलका जमीन से उखाड़ दिया समझ रहे? इस वजह से ऑनलाइन चीजों को कर देना और उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में करना, एक एक फॉर्म में, कि एक ही तरह सब कुछ मिल जाए ना यार, काहे को भटकना दुनिया भर में, है ना। तो इसी क्रम में कई चीजें की गई हैं, उनको आप जान लें, कौन किससे रिलेटेड है इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, जैसे वन नेशन वन वोटर आईडी, ठीक है, ये हम शुरू करते हैं। वन नेशन वन सिस्टम, एक देश एक सिस्टम होना चाहिए। इसके क्रम में सबसे पहला है एक देश एक मूल्य, ठीक है, एक देश एक मूल्य, वन कंट्री वन वैल्यू। ये किसके लिए शुरू कराया दोस्तों, वैक्सीन के लिए, कि सब जगह के लिए समान रूल होगा वैक्सीनेशन के लिए। कोई राज्य अपने हिसाब से नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, एक देश से एक तरह का वैक्सीनेशन होगा, सबके लिए समान रूल होगा। ठीक है, तो एक देश एक मूल्य किससे जुड़ा हुआ है, वैक्सीनेशन से समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बनेगा। दूसरा वन नेशन वन वोटर आईडी, कोई दिक्कत, एक देश एक वोटर आईडी। आप कहीं के निवासी हैं, देखिए पहली बार हम भारत के निवासी हैं, हमारी नागरिकता एकल है, ठीक है, दोहरी नागरिकता नहीं है। यूएसए में दोहरी नागरिकता होती है, व्यक्ति उस राज्य का भी निवासी होता है जहां वो निवास स्थान करता है, और वो यूएसए देश का भी निवासी होता है, ठीक है, वहां की भी उसकी आइडेंटिटी होती है। लेकिन हमारे देश में हम केवल भारतीय नागरिक हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं वहां के हम अधिवासी हैं, अधिवासी, ठीक है, निवासी हैं केवल। हमारी जो आइडेंटिटी होगी, जो वोटर आईडी होगी, वो भारत के लिए होगी, ठीक है। तो वोटर आईडी एक ही बार एक ही बनती है, ठीक है। अब आप हर व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर रहकर के काम को पाले, इतना मुमकिन नहीं है। बहुत किस्म वाले लोग होते हैं जिनका बर्थ प्लेस और एक सक्सेसफुल बर्थ प्लेस और जो है सक्सेसफुल कैरियर और बर्थ प्लेस दोनों एक जगह हो, तो बहुत किस्मत की बात है। ज्यादातर लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है चीजों को पाने के लिए। जब वो छोड़ते हैं तो फिर पॉलिटिकली वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते। जैसे चुनाव के क्रम में वो जो है वोटर को अपना वोट कास्ट नहीं कर पाते, वोट का वैल्यू क्या है आप जानते हैं। इस वजह से ये प्रावधान किया गया है कि देखिए वन वोटर आईडी वन नेशन वन वोटर आईडी, आप कहीं भी हो आप अपना वोट दे सकते हैं, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इसमें तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, वन नेशन वन वोटर आईडी पता है ये वोट से रिलेटेड होगा, ठीक है। अच्छा, वन नेशन वन स्टैंडर्ड, ये देखिए क्या है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड, ये कवर करता है नॉट ओनली इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब दुनिया के साथ में एक कर देना दोस्तों इसको, ठीक है। वन नेशन के साथ में एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म बना देना कि हम दुनिया के मानकों के साथ में अपने आप को स्थापित कर पाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीजें शॉर्ट में समझ जाओ, एक दो बार रिवाइज करो काम हो जाएगा, ठीक है। जहां लोगों ने जरूरत होगी मैं खुद लिखूंगा। वन नेशन वन एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, वन नेशन वन एग्जाम, ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। आप अगर सी ग्रुप का एग्जाम है, डी ग्रुप का एग्जाम है,
सी है, डी है। ऐसे ग्रुप के एग्जाम्स के लिए आप हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फॉर्म भरते हो, अलग अलग उसके खर्चे होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, तो कॉम्प्लिकेशन होता है। इस वजह से इस बार करा गया एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसका गठन हो गया। अब ये जो है सी और डी ग्रुप के लिए भर्तियां करवाने के लिए पेपर कंडक्ट कराएगी, और इसके अंडर में कौन कौन से होंगे? सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ये, और इसमें एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, ये तीनों एग्जामिनेशन के लिए कॉमन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फॉर्म भरिए, तीनों में किसी में दीजिए, आपकी इच्छा। ठीक है, बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं रहेगा, तो चीजें सुलभ हो रही हैं। ठीक, बात कई सालों से चल रही है, पिछले साल भी ये चीज थी, आज भी है, लेकिन अब बार बार थोड़ी ना पूछेगा ये एनआरए क्या है, नहीं पूछेगा ना। इस वजह से पिछले साल से आप अपडेट हो रहे हैं, जब बात 2019-20 से चलती आ रही है, तो भैया इस साल आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंडर में क्या क्या आता है। तो सीईटी कराएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा दोस्तों, और किस किस के लिए भर्तियां देगा ये? एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए और आईबीपीएस के लिए। आईबीपीएस आपको पता है बैंकिंग में कराता है, आरआरबी आपको पता है रेलवे का है, और एसएससी स्वयं एक चयन बोर्ड है, उसके लिए कराता है। कोई दिक्कत? चलो, वन नेशन वन मार्केट, ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन का इशू बन गया है, वन नेशन वन मार्केट वाला दोस्तों। इसमें पीटी में आने की संभावना तो है, मेंस मुझे लगता है बहुत ज्यादा इसमें से पूछा जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। ये किसान कानूनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वन नेशन वन मार्केट। किसान कानूनों में क्या है, किसान अपनी फसल बेचने के लिए एपीएमसी मंडी में जाता था दोस्तों। एपीएमसी मंडी जहां था निवासी, उस मंडी में जाता था दोस्तों। अब गवर्नमेंट ने रूल कर दिया कि देखिए सर, आप देश में कहीं भी ले जा करके अपनी फसल को बेच सकते हैं। एपीएमसी सिस्टम को हटा दिया गया है। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ नकारात्मक सकारात्मक चीजें हैं, वो अलग बात है, वो मुद्दा मेंस का है। यहाँ केवल ये है कि ये कानून जो है वो किसान कानून से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वन नेशन वन मार्केट। एक ही में ऐसा मार्केट होना चाहिए पूरे देश में, मतलब हर जगह का व्यापारी एक जगह कनेक्ट हो सके साथ, ताकि जो बेचने जा रहा है उसको भी लाभ मिल सके और जो खरीदना चाहता है उसे भी लाभ मिल सके। ऐसा ना हो कि मान लीजिए हमारे क्षेत्र में कोई फसल ज्यादा होती है तो वहां के व्यापारी उसे सस्ते में खरीद लिया और बाहर के व्यापारी को अपने हिसाब से दे रहा है, बाहर का व्यापारी उसका पहुंच उसकी नहीं है। जब इस तरह का सिस्टम होगा वन नेशन वन मार्केट, तो इसमें एक समरूपता आ जाएगी दोस्तों। खरीदने वाले को सुविधा, बेचने वाले को सुविधा। बेचने वाला अपने मन मुताबिक बेच सकेगा और खरीदने वाला अपनी सुविधा अनुसार खरीद सकेगा। ठीक है दोस्तों, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए है। आगे आ जाओ दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड। लॉकडाउन के समय में गवर्नमेंट के द्वारा उठाया हुआ इनिशिएटिव था ये वन नेशन वन राशन कार्ड। आप कहीं के निवासी हो, राशन कार्ड है, जाइए डीलर के पास, राशन कार्ड दिखाइए, आपको राशन मिल जाएगा। जीवन जीने का अधिकार आपका प्राथमिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट से पूछा जाएगा, यहां से बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। वन नेशन वन ग्रिड, पूरे देश के लिए समान टैरिफ। ठीक है, तो वन नेशन वन ग्रिड किससे रिलेटेड है? पूरे देश के लिए समान टैरिफ। वन नेशन वन इलेक्शन, ये विवादास्पद मुद्दा है दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन। अभी क्या होता है, राज्यों का इलेक्शन और केंद्र का इलेक्शन अलग अलग समय पर होता है। कभी कोइंसिडेंटली राज्यों का इलेक्शन केंद्र के इलेक्शन के साथ में हो जाता है। ये मुद्दा मेंस का है, पीटी में बहुत कम संभावना है, फिर भी हो सकता है यूपीएससी जैसे एग्जाम स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको पूछ लें। ठीक है, मामले बहुत लंबे हैं, समय का अभाव है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स का क्लास है, तो चीजों को आप केवल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप चीजों को जाके पढ़िए। ठीक है, ये मुद्दा पिछले 2-3 सालों से बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन। कई छोटे मोटे एग्जाम्स में तो ऐसे के रूप में इसको पूछ लिया गया, एक देश एक चुनाव के बारे में आपका विचार क्या है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव बताइए। चलिए, ये मुद्दा मेंस का है, फिर भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, जितनी चीजें बताई हैं इसी तरह ध्यान से सुनिए, चीजें अपने आप होंगी। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए चीजों को इतना सरल बना देना कि आप केवल सुनिए, आपका काम हो जाए। ठीक है, हाँ, आपका केवल ड्यूटी इतना रहेगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इससे पहुंच हो सके। जो हमारा मोटिव है इस चैनल का खोलने का, कि ज्यादातर लोग जो सक्षम नहीं है इस तरह क्वालिटी कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है उनको, तो बहुत अच्छा होगा, बशर्ते उन तक पहुंच होनी चाहिए, तो पहुंच को सुनिश्चित कराइए आप, ये आपका ड्यूटी है। चलिए अब आ जाइए दोस्तों, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पिछले साल आई है 2020 में, नई शिक्षा नीति। ठीक है, नई शिक्षा नीति से लेकर के दोस्तों पिछले साल आई जरूर है, कई सालों तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमारा डायमेंशन ये है कि जो पिछले साल प्रश्न पूछ लिए उनसे ऊपर बढ़ के बात करना। ठीक है, पिछले साल प्रश्न पूछ लिया, अब उससे ऊपर की बात करें दोस्तों।
देखो जैसे पिछले साल आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस का सवाल था कि ये कितने साल बाद आई है, तो 34 साल बाद आई है। ये तो उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रश्न था कि 34 इयर्स बाद ये पॉलिसी आई है। ठीक है, मान लिया। किसके रिकमेंडेशंस में बनी थी? सी रंगराजन साहब की में बनी थी, के कस्तूरी रंगन जी के में बनी थी। ये प्रश्न भी आ चुका है, पर ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं हो सकता, रिपीट हो सकता है कि ये कमेटी की रिकमेंडेशन किसने दी थी? कस्तूरी रंगन जी ने और सी रंगराजन जी ने दी थी। ठीक है, और देखिए अब इसमें थोड़ी सी चीजें और बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे प्रश्न बनेगा, ज्यादा अच्छे प्रश्न आ चुके हैं इससे। ठीक है, और चीजों को आप फिर भी अगर आप अब तक इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप वास्तव में बहुत भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। देखिए 2020 वाली इस पॉलिसी ने किसको रिप्लेस किया है दोस्तों? तो 1986 में आई पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, यदि यूके से पूछे कि शिक्षा नीति अब तक 2 बार बन चुकी है, तो क्या यह स्टेटमेंट सही होगा, गलत होगा? ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि शिक्षा नीति भारत में 3 बार बन चुकी है। सबसे पहले शिक्षा नीति 1968 में आई थी, उसके बाद 1986 में आई है, उसके बाद 2020 में आई है दोस्तों। 3 शिक्षा नीति आ चुकी हैं। इनके बीच में क्या कार्यक्रम का अंतर है आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां से 34 साल आई है, यही एडिटिव प्रश्न यूपीपीसीएस ने पिछले साल पूछा था। ठीक है, तो ये तो आने से रहा फिलहाल में। आप देखो पहले सिस्टम चलता था 10+2 वाला, 10+2 10+2 चलता था। अब सिस्टम को चेंज कर दिया है। अब देखो 5+3+3+4 ये है 10 से लेकर 12 तक का शेड्यूल पूरा। ठीक है, यहां पे आ जाओ 7 to 9 पूरा, 7वीं 8वीं 9वीं। ठीक है, 5वीं 6वीं 4थी 5वीं 6वीं ये यहां हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की क्लासेस हैं। देखो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, समय का अभाव है। बाकी अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डलवा दूंगा, जहां इस एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हमने डिटेल्ड एक आर्टिकल बनाया था, पूरा एक आर्टिकल है इसके ऊपर हमारा। ठीक है, उस आर्टिकल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डिटेल वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का है दोस्तों। ये 5 3 3 4 के क्रम में होगी। पहले आप 1 से लेकर के 10 तक एक स्लॉट में पढ़ लीजिए, उसके बाद 2 साल का एक स्लॉट होता था, 10+2 आपकी 12वीं हो जाती थी। अब देखो नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी 1 2 ये यहां तक आप पढ़ेंगे तो 5 साल का समय होगा। फिर आप 3 साल के लिए पढ़ेंगे तो 4 5 6 क्लास कर लेंगे। उसके बाद फिर 3 साल के लिए तो 7 8। ठीक है, 6 7 8 की क्लास आप कर लेंगे। ठीक है, यहां 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये क्लासों के लिए आपको ये 4 होंगे। ये सेमेस्टर सिस्टम टाइप का हो गया। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। एमएचआरडी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा जो यूनियन ग्रांट कमीशन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, यूनियन ग्रांट कमीशन को उच्च शिक्षा कमीशन रिप्लेस कर देगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए कुछ चीजें मैं आपको अपनी तरफ से एडिशनल बता रहा हूँ, फटाफट लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब इसका ड्राफ्ट आया था तो मैंने इसका ड्राफ्ट जो है हॉलिस्टिक वे में पढ़ा था। जैसे शिक्षा का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। पहले क्या था कि जो है 8वीं तक की शिक्षा को मैंडेटरी था, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 8वीं तक की शिक्षा 14 वर्ष तक की जो शिक्षा थी, 8वीं तक की शिक्षा को जो है फंडामेंटल राइट मानते थे, अब इसका और एक्सपेंशन कर दिया गया है। अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार में। और देखो जो है यहां पर आप आर्टिकल पढ़ेंगे डिटेल में जान जाएंगे कि रिसर्च को प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके गवर्नमेंट इनिशिएट करने वाली है, क्योंकि जिस देश की रिसर्च अच्छी होती है उस देश में विकास अच्छा होता है। ठीक है, चलिए आगे टॉपिक चलते हैं, ज्यादा समय नहीं दे सकते, समय का अभाव है। देखिए सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है दोस्तों रिसेंटली। ठीक है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी है, पहली बार देश में बनी है, और इसको फिलहाल संभाल रहे हैं कौन? अमित शाह जी। अमित शाह जी इसके मिनिस्टर के रूप में इसमें संभाल रहे हैं। ये कोऑपरेशन का काम करेगी, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री होगी, न्याय कानून इत्यादि के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, दूसरा आ जाओ, मत्स्य मंत्रालय का गठन हुआ है। इसके अभी रिसेंटली मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी इसके रिसेंट मिनिस्टर हैं दोस्तों। ये कृषि एवं पशु चारण मंत्रालय है, उससे बाइफर्केट करके बनाया गया है मत्स्य मंत्रालय। चलिए, जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों
गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके हैं। अच्छा, अभी हमने आपको जल शक्ति मिशन पढ़ाया था दोस्तों दूसरे नंबर पे। तो साथ ही जल शक्ति मिशन को जो गवर्न करता है वो जल शक्ति मंत्रालय करता है। इस मंत्रालय को स्पेशली बनाया गया था। इस मंत्रालय के अंडर में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय प्लस नदी से लेकर के दोनों को मर्ज करके एक मंत्रालय बना दिया गया, जल शक्ति मंत्रालय। गजेंद्र सिंह जी इसके मिनिस्टर। देखो मंत्रिमंडल बहुत बड़ा है, कुछ चीजों पे हमें फोकस देना चाहिए, यहाँ से पूछा जा सकता है। पीसीएस जैसे एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा दोस्तों, ठीक है। और ये मंत्रालय क्यों बना है, ये आईएएस का प्रश्न बन गया भाई साहब, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट दे देगा कि इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या इसकी चीजें हैं। सहकारिता मंत्रालय पहले बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, चीजों को इस तरह से सोचो तो ये हो जाएगा। ये 3 मंत्रालय का गठन हमने आपको समझा दिया। अच्छा, चौथा हमने आपको यहाँ बता दिया है एमएचआरडी बिकम्स एजुकेशन मिनिस्टर। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका रूपांतरण किसमें हो गया है, शिक्षा मंत्रालय में। चलिए, हिंदी इंग्लिश में कभी भी आपको कहीं भी किसी चीज में डाउट हो तो नीचे लिख दिया कीजिए कि सर ये आपने वर्ड बोला था जो मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। हालांकि हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम निकालना है। हमारा टारगेट है इस बार एग्जाम 4 देना है। आगे देखो, दादरा नगर हवेली और प्लस दीव को मिलाकर के एक यूटी बना दिया गया है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी, और इसकी राजधानी है दमन, ठीक है, दमन। अब देखो दोस्तों, फिलहाल यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है दोस्तों, तो फिलहाल यूनियन टेरिटरीज की संख्या 8 हो गई है। कौन कौन सी है आपको होमवर्क पे जाकर के चेक कीजिए, मैं बताऊंगा, समय लगेगा, बहुत बड़ा काम नहीं है, तुरंत डालिएगा, गूगल पे मिल जाएगा, सबकी लिस्ट एक बार देख लीजिए। चलिए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनी थी, ठीक है। आर्टिकल 317 आने के बाद में अक्टूबर 2019 में इसमें रिलेटेड क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। 31 अक्टूबर को इसका प्रतीकात्मक वो रखा गया है इसके लिए समय। ये प्रतीकात्मक मतलब हुआ तो ये अलग डेट में था, लेकिन 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में हम तो मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती, उनके उपलक्ष्य में इसको रखा गया है कि इसका जो मर्जर है वो 31 अक्टूबर को सांकेतिक रूप से दिखाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आ चुकी है 2020 की, परफॉर्मेंस देख लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में परफॉर्मेंस दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश के शहर ने फिर चौथी बार फिर से दोस्तों क्या किया है, टॉप मारा है। इंदौर फर्स्ट पे है, सेकंड रैंक पे गुजरात है और थर्ड रैंक पे नवी मुंबई है, ठीक है दोस्तों। अब देख लो गंगा किनारे वाले शहर, ठीक है, ये खाई के पान बनारस वाला गंगा किनारे वाले शहर है दोस्तों, उनमें देखिए स्वच्छता में कौन ऊपर है। तो गंगा किनारे वाले में दोस्तों वाराणसी टॉप पे रहा, दूसरे नंबर पे कानपुर रहा, फिर मुंगेर जिला, मुंगेर कहां का है बताइए, बिहार का है मुंगेर, और प्रयागराज रहा, ठीक है दोस्तों, प्रयागराज। मुंगेर से एक प्रश्न और है, घर पे जाके सर्च कीजिए डॉल्फिन सेंचुरी कहां है, ठीक है। चलिए बता ही दिया है, आप अपने आप सर्च कर लीजिएगा, ये प्रश्न बनेगा 100% बनेगा। बुक सब कुछ कवर नहीं करती है, बुक ने कुछ चीजें दी हैं, होलिस्टिक वे में दूसरी बुक आएगी वो है, हमारा ही फोकस बुक के आधार पे कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, जितना स्कोप रहेगा उतना करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, किसने सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों ये और देख लो, हालांकि प्रश्न संभावना नेगेटिव में बहुत कम रहती है, लेकिन क्या पता सबसे खराब परफॉर्मेंस देने वाला दोस्तों पटना, गंदगी है भरपूर, दूसरा है पूर्वी दिल्ली और तीसरा है चेन्नई, सबसे खराब परफॉर्मेंस दे रही है दोस्तों। और 10 लाख से ज्यादा वाले हैं ये, 10 लाख से ज्यादा जिनका जनसंख्या है मैक्सिमम, और जो 10 लाख से कम है 2 कैटेगरी में उन्होंने बांटा। तो 10 लाख से कम वाला गया, बक्सर और आहो, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकती है, मुंगेर जिला गंगा किनारे वाली स्वच्छता में, क्योंकि देखिए अदरवाइज नहीं लेंगे, आप ये देख सकते हैं कि जहां भी बेड का बात आ रहा है, खराब जगहों का बात आ रहा है, वहां पटना को यहाँ पे ये टॉप कर दीजिए, और यहाँ पे गया को भी टॉप कर दीजिए। गया भी जो बिहार का हिस्सा है, गया बक्सर देखिए दोनों बिहार का है, बक्सर बिल्कुल जो है सटा हुआ है, बक्सर